हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं इकोनॉमी की दूसरी क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं मुद्रा और बैंकिंग जो है उसका क्या मतलब होता है। तो आप देख सकते हैं मुद्रा और बैंकिंग का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा और बैंकों द्वारा लोगों को दिया जाने वाला ऋण या फिर लोन। मुद्रा और बैंकिंग से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। तो पहला हम इसमें देखेंगे कि मुद्रा बैंक छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता देती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मुद्रा बैंक जो है वो छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता मतलब पैसों की सहायता देती है। दूसरा है बैंकिंग लोगों को ऋण देने और जमा स्वीकार करने का काम करता है। जो बैंकिंग है वो लोगों को लोन देने और उनका जो पैसा है वो स्वीकार करने मतलब जमा करने के काम आता है। अगला है बैंकिंग अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह को सुगम बनाता है। जो बैंकिंग है वो भारत की अर्थव्यवस्था में धन के आवाजाही को जो है वो आसानी से कर सकता है। अगला है मुद्रा बैंकिंग छोटे उद्यमियों को कम ब्याज पर जो है कर्ज देती है। मतलब जो कि छोटे कारोबारी हैं उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से पैसा जो है लोन लेते हैं, तो बैंक से लेते हैं। तो उन्हें वो कम ब्याज पर जो है वो लोन दे देती है बैंक। अगला है बैंकिंग उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बैंकिंग जो है उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। आइए जानते हैं मुद्रा और बैंकिंग से जुड़ी कुछ और जानकारी। तो इसमें पहला है मुद्रा बैंक छोटे उद्यमियों को कम ब्याज में जो है कर्ज देती है, कम ब्याज दर पे कर्ज देती है। दूसरा है मुद्रा बैंक छोटे फाइनेंस संस्थाओं को रीफाइनेंस करता है, मतलब कि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो उन पे पैसा भी लगाता है। अगला है मुद्रा बैंक अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को प्राथमिकता पर कर्ज देता है। मतलब कि जो एस सी एस टी के कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो कोई जो है अपना स्टार्टअप या फिर छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनको वो प्राथमिकता देता है और उन्हें वो सोचता है कि पहले लोन दे दिया जाए ताकि ये अपना काम स्टार्ट कर सके। अगला है बैंकिंग लोगों को ऋण देने और जमा स्वीकार करने के काम में आता है। और फिर अगला है बैंकिंग उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। आइए देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन आता है जो कि है पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर डी 1911 में इसे स्थापित किया गया था। और ये कौन सा बैंक था? 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला वाणिज्य बैंक था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत का पहला जो वाणिज्य बैंक है उसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इसे 1911 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों के वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा कहा जाता है प्रधान उधार दर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसे कहा जाता है प्रधान उधार दर। अगर इंग्लिश में देखते हैं तो इन्हें कहते हैं पीएलआर। पीएलआर का मतलब होता है प्राइम लीडिंग रेट। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बैंक द्वारा अपने सबसे बड़े और सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों को वसूले जाने वाला जो छोटे टाइम पीरियड के लिए ब्याज दर है उसको बोला जाता है पीएलआर, मतलब कि प्राइम लीडिंग रेट। हिंदी में बोले तो प्रधान उधार दर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपसे पूछा है कि केसीसी का जो पूरा रूप है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है किसान क्रेडिट कार्ड। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि केसीसी का पूरा नाम है वो पूर्ण रूप है किसान क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपसे पूछा जाता है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन देखते हैं, आरबीआई देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है। तो ये सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये भी ठीक है। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, ये भी सही है। पर जो डी वाला ऑप्शन है कि आरबीआई केंद्र सरकार के वार्षिक बजट तैयार करता है, ये गलत है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आरबीआई जो है वो केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार नहीं करता। तो आपने इसे याद रख लिया। नीचे भी आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का ये आरबीआई बैंक होता है और ये देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, किंतु केंद्र सरकार के लिए जो वार्षिक बजट है वो इसका काम नहीं है, वो वित्त मंत्रालय का काम होता है। जो केंद्र सरकार के लिए बजट तैयार करती है वो वित्त मंत्रालय करती है, ना कि आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने
पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मुद्रा जमा अनुपात। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसे बोला जाता है मुद्रा जमा अनुपात। और ये क्या है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? जो ग्रीन बैंकिंग है उसका क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी होता है पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्तीय पोषण करने वाला बैंक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, मतलब कि उसका पैसा ज़्यादातर इन्वायरमेंट में चला जाए, मतलब कि यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने हैं तो वहाँ वो काम करेगी वो बैंक। तो इसी तरह से ग्रीन बैंकिंग का मतलब होता है। तो ग्रीन बैंकिंग क्या होती है? पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्तीय पोषण करने वाले बैंक होते हैं। अगला है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसकी स्थापना हुई थी 1921 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे भी आप देख सकते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1921 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो किस वर्ष में की गई? 1955 में की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कब भारतीय स्टेट बैंक में जो है वो चेंज कर दिया गया था? तो 1955 में इसे चेंज कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल होता है। तो इसके जो लोगो होता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो इसके लोगो में क्या होता है? तो ये ताड़ का वृक्ष होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये क्या होता है? ये ताड़ का वृक्ष होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन अप्रैल 1935 को किया गया और ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? तो किस वर्ष अपनाया था? ऑप्शन नंबर डी 2010 में अपनाया था। जिसमें जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च केंद्रीय बैंक है। यह बैंकों का बैंक तथा केंद्र सरकार का बैंक माना जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के लिए जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक में जो रुपए का साइन होता है, जैसे आपने रुपए का साइन देखा होगा तो कुछ इस तरह से होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये 2010 में इसे अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किस वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1949 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वो दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को अल्प विधि के लिए उधार देता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रेपो दर, मतलब कि रेपो रेट। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वो कौन सी रेट होती है जब जो है आरबीआई वाणिज्य बैंक, मतलब छोटे छोटे जो बैंक होते हैं, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो इस तरह से उनको उधार देती है। तो उस किस रेट पे उधार देती है? तो रेपो रेट पे उधार देती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय एसएलआर होता है और एसएलआर का पूरा नाम क्या है? तो एसएलआर का पूरा नाम होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आप इसे याद रखेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो एसएलआर का पूरा रूप होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय है। कौन सा उपाय है? ऑप्शन नंबर बी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, एसएलआर का पूरा रूप। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? तो वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है वो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, जिसे 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खोला गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है वो 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो आप इसे देख सकते हैं, मुद्रा का कौन सा कार्य है? ऑप्शन नंबर बी मूल्य के माप के रूप में प्रयुक्त होना। तो आप इसे याद रखेंगे कि मूल्य के माप में प्रयुक्त होना यही मुद्रा का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में डैश और डैश को क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी M1 और M3 को कहा जाता है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में M1 और M3 को क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहा जाता है। M1 आपके पॉकेट अकाउंट में जमा की गई मनी होती है, जिसे आप जब चाहे निकाल सकते हैं, इसलिए ये अधिक मुद्रा होती है।
अगला क्वेश्चन आता है, गरीबों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूह एसएचजी और औपचारिक वित्तीय संस्थाओं बैंकों के बीच डैश की स्थापना की गई। तो किसकी स्थापना की गई? एचएचजी बैंक सहबद्धता की स्थापना की गई। तो किसकी स्थापना की गई? एसएचजी बैंक सहबद्धता की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। तो किस कारण होती है? एहतियाती के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए, एहतियाती मांग जो है वो मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है? तो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का लगभग 50% होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का जो टोटल हिस्सा होता है वो 50% होता है। अगला है, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सेंट्रल बैंक को कहा जाता है द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जिसका अर्थ जो होता है अंतिम उधारदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति डैश वर्षों की अवधि के लिए होती है? तो कितने वर्षों के लिए होती है? तो 4 वर्षों के लिए होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति जो होती है वो आने वाले 4 वर्षों तक के लिए हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को निम्न प्रावधानों के अनुसार की गई। तो किस अनुसंधानों के अनुसार की गई? तो ये किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो किन प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दौरान हुआ था। 1934 में ये अधिनियम आया और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई जिसे हम कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्षीय अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला है, निम्न में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? तो किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? डीडी को कहा जाता है। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं, डीडी को बैंकर जारी करता है, अतः इसे बैंकर चेक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधाओं के लिए डैश की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो किसकी सिफारिश पे की गई? नरसिंह समिति के सिफारिश पे की गई थी ग्रामीण बैंकों की स्थापना। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के ऋण की सुविधाओं के लिए जो नरसिंहम समिति थी उसकी सिफारिश पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, 1975 में किया गया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया? तो कब किया? ऑप्शन नंबर डी, 2016 में किया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि 27 जून 2016 को ये किया गया था मौद्रिक नीति समिति का गठन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का कॉर्पोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में है? तो ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो कौन थे? सीडी देशमुख थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा कथन गलत आपसे पूछा गया है। तो पहला कथन देखते हैं, 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के मुद्दों को भारतीय केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में पुनर्जीवित किया। अगला बी वाला ऑप्शन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1935 में परिचालन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी है, 1929 में यंग हिल्टन कमीशन ने केंद्रीय जो बैंक की स्थापना की और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम वर्ष 1934 में अधिनियमित किया गया था। तो कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कथन गलत है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, 1929 में यंग हिल्टन कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की संस्तुति की जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष 1949 में डैश का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो किसका राष्ट्रीयकरण किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का, मतलब कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वर्ष 1949 में, 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, बेसल
3 मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैंकिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी शब्द का जो है वो क्या मतलब होता है? तो आरटीजीएस शब्द का मतलब होता है ग्रॉस, तो जी का मतलब होता है ग्रॉस। आप इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और ये क्या होता है? यह एक वित्तीय लेन देन प्रणाली है जिसमें फंड ट्रांसफर या नियंत्रण और वास्तविक समय निपटान होता है। इसमें न्यूनतम सीमा 2 लाख तथा कोई अधिकतम सीमा नहीं होती, मतलब एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए किसी को ऑनलाइन भेज सकते हैं, तो यही होता है आरटीजीएस। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम राशि कितनी जो है ग्राहक को भेजी जा सकती है? तो एक बार में आप लगभग 2 लाख रुपए तक ही भेज सकते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे हम आरटीजीएस कहते हैं, वो ऑनलाइन जो पैसे भेजने की व्यवस्था होती है और एक बार में एक व्यक्ति किसी को 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं भेज सकता। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है भीम यूपीआई। तो आप इस चीज़ को जानते होंगे, कई बार लोगों ने इस्तेमाल भी किया है भीम यूपीआई के संदर्भ में। जो आई का मतलब है वो क्या होता है? तो आई का मतलब होता है इंटरफेस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भीम यूपीआई एक तरह का भारत सरकार का ऐप है जो ऑनलाइन पेमेंट करने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर इंटरफेस हो जाएगा, जिसमें BHIM में आई का मतलब होता है इंटरफेस। आप इसका पूरा नाम भी देख सकते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में भीम बोला गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? SIDBI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिडबी का पूर्ण रूप होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूर्ण रूप होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिडबी का पूर्ण रूप होता है। और इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक डैश के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तो किसके लिए? बर्मा के लिए भी। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो कौन सा साधन नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर। तो वस्तु एवं सेवा कर जो है वो मौद्रिक मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो किसे किया जाता है? रेपो दर का किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है रेपो रेट का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस नीति को उदार बनाया था? तो कब बनाया था? 1993 1993 में बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलेट्रल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कोलेट्रल शब्द का अर्थ जो होता है वो हो जाएगा, कोलेट्रल एक परिसंपत्ति है जिस पर उधारकर्ता का स्वामित्व होता है और ऋण की चुकौती तक यह गारंटी दे सकता है, इस रूप में इसे प्रयोग किया जाता है कोलेट्रल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, किसी बैंक के निम्नलिखित किस कार्य के साथ आप संपार्श्विक कोलेट्रल शब्द का संबंध करेंगे? तो किस में करेंगे? ऋण और अग्रिम की स्वीकृति के लिए। तो कोलेट्रल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति उधार लेने जाता है और उससे बदले में कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं कि आप सिक्योरिटी के तौर पे ये चीज़ें दे सकते हैं कि नहीं, तो वो घर भी हो सकता है, उसकी कार हो सकती है, उसकी गाड़ी, बाइक, वसीयत, कागजात, तो कुछ भी हो सकते हैं, उसी को कोलेट्रल कहा जाता है, जो कि ऋण न देने पर उसके वहाँ से चीज़ें ले सके इसकी गारंटी देता है। जैसे कि आपने एक बैंक से पैसा उधार लिया पर आप उसे दे नहीं पा रहे, तो बैंक क्या करेगी? आपसे घर ले लेगी, आपकी गाड़ी ले लेगी, तो इस तरह से अपने पैसे वो निकाल लेगी। तो यही होता है कोलेट्रल चीज़ें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है? तो बैंक दर की सही परिभाषा होती है ऑप्शन नंबर डी, यह एक वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई को देय ब्याज दर है। तो आप इस चीज़ को याद रख रखेंगे कि बैंक दर की सही परिभाषा क्या है? यह वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई को देय ब्याज दर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, M3 बराबर है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का नेट टाइम डिपॉजिट। तो ये जो है ये मौद्रिक और तरलता राशियों का सही उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है। तो किसकी अपेक्षा की जाती है?
कमी की अपेक्षा की जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। सबसे अच्छी मुद्रा वो है जिसमें अन्य मुद्राओं की सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाए। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था एनपीसीआई के साथ मिलकर, रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत जारी बॉन्ड कितनी ब्याज दर दे करती है? तो 2.50 प्रति वर्ष जो है वो ब्याज दर दे करनी होती है, मतलब देना होता है। अगला है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नकद आरक्षित अनुपात डैश द्वारा तय किया जाता है? तो नकद आरक्षित अनुपात किसके द्वारा तय किया जाता है? आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनारक्षित नकद बोलते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि अनारक्षित नकद अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश जो है वो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक डैश जो चिन्ह है वो किसे डिजाइन किया था? तो ये किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन नंबर सी, उदय कुमार ने इसे डिजाइन किया था। ये उदय कुमार धर्मलिंगम चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नाबार्ड का पूरा रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूरा रूप आप देख लीजिए, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये नाबार्ड का पूरा नाम होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के बैंक जिसे नाबार्ड होता है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपसे पूछा गया है, नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1982 में किया गया था, 1982 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफआई में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? बीओआई। तो आप इसे याद रखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है या फिर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सम्मिलित नहीं है। अगला है, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के साथ विजया बैंक और देना बैंक का सम्मेलन कब हुआ? मतलब ये दोनों बैंक कब मिले? तो ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2019 को ये दोनों बैंक एक साथ मर्ज हो गए थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक एक साथ मर्ज हो गए हैं 1 अप्रैल 2019 को ही। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? तो आप इसे याद रखेंगे कि आईएफएससी का पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जैसे आप अपना कोई भी बैंक का पासबुक उठाएंगे तो उसमें एक आईएफएससी कोड लिखा होगा, तो ऐसे कुछ होता है AFF00 ऐसे करके कुछ लिखे होंगे, तो वही होता है आईएफएससी कोड, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आप नीचे भी देख सकते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर निर्धारित करती है? तो कौन करती है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है, तो आरबीआई करती है। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट ये कौन निर्धारित करता है? तो ये आरबीआई करती है। अगला है, यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो महंगाई घटेगी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये महंगाई घटेगी। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ये लागू करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1949 में भारत का जो है भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? 1926। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में वो कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है जो कि मौद्रिक नीति को बनाती है। अगला है, कौन सी संस्था भारत के अंतिम उधारदाता के उपाय द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में भी जानी जाती है? तो वो कौन है? तो वो आरबीआई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है? तो ये कौन करता है? तो ये भी आरबीआई करता है। अगला है, भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला है, भारत में ऋण नियंत्रण तो ये हो गया है आरबीआई के द्वारा।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता? तो कौन नहीं करता? तो इरडा नहीं करती। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत की कौन सी संस्था भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करती? तो इरडा नहीं करती। अगला है, कौन सी केंद्रीय संस्था केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जो भी हम देखते हैं 10 के, 50 के, 100 के, वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, लोगों द्वारा मुद्रा करेंसी के धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्राओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो करेंसी जमा कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लोगों द्वारा मुद्रा या फिर करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा को अनुपात में क्या कहा जाता है? तो करेंसी जमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर का गणना प्रत्येक बैंक डैश के प्रतिशत के रूप में की जाती है? तो शुद्ध मांग और समय देनदारियों के रूप में किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सीआरआर की गणना प्रत्येक बैंक शुद्ध मांग और समय देनदारियों के प्रतिशत के रूप में करती है। और सीआरआर का मतलब क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो होता है। यह वो राशि होती है जो बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखनी पड़ती है, जिसकी गणना डिमांड और टाइम की लायबिलिटीज़ के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। तो ये क्या कहते हैं? आरक्षित नकद कहा जाता है इसे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आरक्षित नकद जो एक चीज़ होती है, वो बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश जो है, वो आरबीआई के पास रखना होता है। जैसे स्टेट बैंक में मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए हैं, तो 100 करोड़ का एक अंश मतलब कुछ हिस्सा मान लीजिए कि 10 करोड़, 50 करोड़ वो आरबीआई को देना पड़ेगा। उसके पास अनारक्षित रूप से रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस पर हुए खर्चे वहन नहीं करती? तो किस पर नहीं करती? ऑप्शन नंबर बी, सरकार को कर नहीं देती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिटकॉइन किस तकनीक पर निर्मित है? तो बिटकॉइन है ब्लॉकचेन पर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन पर तकनीक पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में। तो इन दोनों जगहों पे जो है वो भारत की तरफ से कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एआरडीसी नाबार्ड की एक शाखा है और एआरडीसी का पूरा नाम क्या है? तो एआरडीसी का जो पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर डी, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एआरडीसी का पूरा नाम होता है कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है? तो ये ऋण पर ब्याज अर्जित करता है। तो जैसे आप लोन लेंगे तो बैंक वाले किस पे आपका रेट लगाएंगे, जो है वो लोन पे लगाएंगे। आपने 10 लाख रुपए लोन लिया है तो उसी लोन पे बैंक दर जो है अपना ब्याज अर्जित करती है। अगला है, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? तो कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एचएसबीसी बैंक जो है वो एक भारतीय बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो वाणिज्य बैंक है किसे प्राथमिकता देता है? वो कृषि के लोगों को प्राथमिकता देता है, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लोग हैं जो अपने छोटे तरह से कुछ चीज़ें स्टार्ट किया हुआ है, कुछ धंधा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, उन्हें वाणिज्य बैंक ज़्यादा प्राथमिकता देता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, जुलाई से जून तक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रिजर्व बैंक जो राष्ट्रीय बैंक है उसका लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक समाप्त होता है। तो जुलाई से जून तक। अगला है, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? तो एनपीसीआई का पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एनपीसीआई का पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में से किन्हें रियायती कर्ज प्रदान करना है? तो किन्हें है? समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को। तो आप इसे याद रखेंगे कि भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य होता है निम्न में से किन्हें रियायती कर्ज प्रदान करना? तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऋण सर्जन बढ़ेगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे क्योंकि ब्याज दर कम हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि लोन ले लिया जाए। अगला है, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है,
बैंक दर क्या है? तो बैंक दर क्या होती है? वह दर जिस पर किसी देश के केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, वही बैंक दर होता है। अगला है, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ऑप्शन नंबर सी 1969 में हुआ था। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि पहले चरण में 17 जुलाई 1959 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर दूसरे चरण में हुआ 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद जो है वो राष्ट्रीय बैंकों की संख्या जो है 19 तथा 2022 में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 है और निजी बैंकों की संख्या जो है वो 9 हो गई है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? उसे रेपो रेट कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है, मतलब छोटे समय के लिए जो है आरबीआई लोन देता है, तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। अगला है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। तो अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, यही मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो आप इस चीज को याद रखेंगे। इसका तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना। तो आप इस चीज का याद रखें कि खुला बाजार का मतलब होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है? तो कौन सी वित्तीय नीति नहीं है? खुला बाजार ऑपरेशन। तो खुला बाजार ऑपरेशन जो है वो एक तरह से वित्तीय नीति में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ग्रेशम का नियम कहता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि ग्रेशम का नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छे पैसा को बाहर कर देता है। अगला है, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो भारत में जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम है वो ऑप्शन नंबर डी 1949 को पारित किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है, बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एडीएफ का पूर्ण रूप होता है डेटा ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, आरबीआई अपने कार्यों में बैंकों द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भर करता है। सही और सुगमता डेटा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडीएफ परियोजना शुरू की गई, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में जो करेंसी नोट जारी होते हैं वो किस संस्था के द्वारा जारी होते हैं? तो आरबीआई के द्वारा ये जारी होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना होता है। तो किसको बनाए रखना होता है? मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफसी में एफ का पूरा रूप क्या है? तो जो आईएफसी कोड होता है, तो आईएफसी में एफ का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि आईएफसी का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इसमें एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल। अगला क्वेश्चन है, बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकी उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है मांग जमा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सके उसे कहते हैं बैंक जमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक अपने जमाओं का अधिकतम जमाओं के दे के उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी लोन के वितरण में। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, कि बैंक अपने जमाओं का अधिकतम जमाओं के दे के उपयोग करती है तो लोन के वितरण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषा होती है? तो ये कितनी भाषा होती है? ऑप्शन नंबर सी 15 भाषा होती है। जैसे आप जो नोट होते हैं उन पे आप देखेंगे तो उनमें 15 रूप में लिखा जाता है, 15 भाषाओं में लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा कर रहा हूँ, मैं धारक को 50 रुपए अदा कर रहा हूँ। तो इस पर इस तरह से पीछे 15 भाषाओं में लिखा होता है। अगला है, भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक करती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में स्थित है। तो आप इस चीज याद रखेंगे कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद में ना होकर कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकन या फिर मोटिफ होता है? तो ये कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए मंगलयान होता था। तो ये 2000 के नोट जब 2021-22 में चला करते थे, तो उस समय 2000 के नोट पर जो है मंगलयान का चित्र छपा होता था पीछे। इसी तरह कुछ अगले नोट हैं जिन पे कि कुछ चित्र छपे होते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें। जैसे कि 2000 पर मंगलयान का जो है चित्र छपा होता है। नए वाले 500 पे लाल किला का है, फिर 200 पे है सांची का स्तूप, फिर 100 पे है रानी की वाव, नए वाले नोट की बात कर रहा हूँ, और 50 के नए नोट पे हम्पी का है चित्र, और 5 के जो पुराने नोट आते थे उस पे पीछे एक ट्रैक्टर बना होता था। तो इस तरह से आप इसको भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में इनसे भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए 200 के नोट पे जो नए नोट आए हैं उस पे कौन सा चित्र अंकित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय मुद्रा नोट पर सांची स्तूप का रूपांकन मौजूद होता है? तो सांची के स्तूप जो है वो किस पे छपे हुए, कौन सी नोट पे? तो 200 के नए नोट पर है। अगला है, रानी की वाव आकृति जो है किस नोट पे है? तो 100 के नए नोट पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बैंगलोर में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी विजया बैंक की 23 अक्टूबर 1931 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रेपो दर, प्रतिवर्ती रेपो रेट और बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो ये सभी निर्धारित करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रेपो रेट, प्रवर्ती रेपो रेट और बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो ये आरबीआई निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मणिपाल में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय है मणिपाल में। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय जो है वो एक प्रमुख बैंक है, और इसका मुख्यालय कर्नाटक में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। अगला है, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक की ये टैगलाइन है। आइए देखते हैं कुछ और टैगलाइन जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो एक्सिस बैंक का आपने देख लिया, बढ़ती का नाम जिंदगी। इलाहाबाद बैंक का है द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का है इंडिया का इंटरनेशनल बैंक। फिर भारतीय महिला बैंक का है एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग इंडिया। फिर देना बैंक का है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। तो यही होता है एनईएफटी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय बैंक लेन देन के संबंध में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर जो है वो एनईएफटी का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला है, आप नीचे भी देख सकते हैं, एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे फुल फॉर्म के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? तो कौन नहीं था? एम एस गिल जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश सकता है। तो क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी रेपो दर कम कर सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक जो है वो रेपो रेट कम कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ क्या होता है? तो मर्चेंट डिस्काउंट अर्थ का दर होता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई शुल्क दर। तो यही होता है मर्चेंट डिस्काउंट दर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो रेपो दर, रिजर्व रेपो दर तथा बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। अगला है, केंद्रीय सरकार की ओर कौन सी केंद्रीय एजेंसी मुद्रा नोट जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। रेपो दर निर्धारण करने तथा मुद्रास्फीति को मापने के लिए आरबीआई किस सूचकांक का प्रयोग करता है? तो डब्ल्यूपीआई का प्रयोग करता है। अगला है, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई। अगला है, भारत की केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करने के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग है? तो ये व्यय विभाग होता है। अगला है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रेपो दर का प्रयोग किया जाता है, रेपो रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इससे महंगाई घटेगी।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो ये 6 सदस्य होते हैं भारतीय मौद्रिक नीति में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय मौद्रिक नीति में 6 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में 1 आना 1 रुपए का कौन-सा हिस्सा होता है? तो 1 आना जो है वो 1 रुपए का 16वां हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो एसबीआई जो है वो भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक माना जाता है। 11वां क्वेश्चन आता है, जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंक को अपने पास नकद के रूप में रखना चाहिए वो क्या होता है? वो होता है नकद निधि अनुपात होता है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? तो ये बैंक दर पर ऋण देता है। अगला है, पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकेंगे, ये सही नहीं है पेमेंट्स बैंक के बारे में। अगला है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता? तो सोना को एक वैध मुद्रा नहीं माना जाता। अगला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा केंद्रीय संस्था कृषि ऋण की निगरानी और उनका विनियमन करता है? तो नाबार्ड करती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारे यहाँ तक वीडियो देख ली तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।